हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान ज्योति अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना। तो सबसे पहले हम लोग विराम चिन्ह की परिभाषा जान लेते हैं कि विराम चिन्ह की क्या परिभाषा है और इस रुकना या ठहरना का क्या शाब्दिक अर्थ है। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। या इजी भाषा में बोलना चाहें, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों करते हैं? अपने विचारों और भावों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए। और कहाँ करते हैं? वाक्य के बीच या अंत में करते हैं। यदि विराम चिन्ह का प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इस लाइन में यह ध्यान देने योग्य बात है कि अगर विराम चिन्ह का प्रयोग सही जगह नहीं किया जाए तो जो वाक्य हम लोग बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उसके अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कैसे हो जाता है? यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण दिए, उनसे क्लियर करूँगी। पहला है रोको मत जाने दो। कोई व्यक्ति है, जा रहा है, मैं किसी से कहती हूँ कि उसे रोको मत जाने दो, मतलब उसे जाना है तो उसे जाने दो, रोको मत। फिर दूसरा देखिए यहाँ पर वाक्य है रोको, उसके बाद अल्प विराम मत जाने दो, मतलब जो व्यक्ति जा रहा है उसको रोको मत जाने दो। तीसरा वाक्य यहाँ पर है रोको मत फिर अल्प विराम जाने दो, मतलब जो जा रहा है उसको रोको मत जाने दो। देखिए ये 3 उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं। तीनों उदाहरण में एक ही वाक्य बोला गया है, लेकिन विराम चिन्ह और अल्प विराम के प्रयोग से देखिए इन तीनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। पहले वाक्य में कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति जा रहा है उसे जाने दो, मतलब रोको मत जाने दो। दूसरे वाक्य में कहा गया कि रोको, मतलब जो व्यक्ति जा रहा है उसको रोको मत जाने दो। और तीसरे वाक्य में बोला गया है रोको मत जाने दो, मतलब रोको मत और जाने दो। तो ये रहा विराम चिन्ह का प्रयोग कि विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी में कौन कौन से विराम चिन्ह प्रचलित हैं। मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि हिंदी में 13 विराम चिन्हों के बारे में आपको पढ़ना है। पहला है पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में दिया है। प्रयोग इसका कहाँ कहाँ आप करेंगे? प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर। आप सभी जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में हम लोग क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। सभी लोगों से परिचित होंगे। तो जहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होगा वहाँ पूर्ण विराम आप लगा नहीं सकते, वहाँ आपको लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। और विस्मयादिबोधक वाक्यों का भी चिन्ह आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो जहाँ पर जिस वाक्य में हम लोग विस्मय मतलब कि अपने मनोदशा को प्रकट करते हैं तो वहाँ पूर्ण विराम नहीं लगता, वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। दोहा, श्लोक, चौपाई की पहली पंक्ति में एक पूर्ण विराम तथा दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम लगाने की प्रथा है। आपने हिंदी साहित्य में पढ़ा होगा, जब हम लोग किसी के दोहा, श्लोक या चौपाई लिखते हैं तो जो पहली पंक्ति होती है उसके अंत में 1 पूर्ण विराम लगाते हैं और दूसरी पंक्ति के अंत में 2 पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। देखिए लास्ट में 1 पूर्ण विराम लगा है। दूसरी लाइन है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, लास्ट में 2 पूर्ण विराम लगा है। तो दोहा, श्लोक, चौपाई की पंक्तियों में पहली पंक्ति में 1 पूर्ण विराम और दूसरी पंक्ति में 2 पूर्ण विराम लगाने की प्रथा है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अब यहाँ पर दूसरा विराम चिन्ह है अर्ध विराम। इसका साइन मैंने यहाँ ब्रैकेट में बताया है कि अर्ध विराम का साइन क्या होता है और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे? जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो। मतलब पूर्ण विराम जैसे आप लोग लगाते हैं तो पूर्ण विराम से कम देर रुकना होगा जहाँ पर, ठीक है। इसका नाम ही देखिए क्लियर हो रहा है, अर्ध विराम। पूर्ण विराम जहाँ लगेगा वहाँ थोड़ा ज़्यादा देर रुकेंगे, अर्ध विराम जहाँ लगेगा वहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकते हैं। अल्प विराम का चिन्ह अभी मैंने आपको बताया, जैसे देखिए यहाँ लाइन में है ना, पानी गए न उबरे, मोती के बाद अल्प विराम है, फिर मानुष के बाद देखिए अल्प विराम है। तो इसके बोलते समय ज़्यादा देर यहाँ हम लोग नहीं रुकते हैं और जहाँ पूर्ण विराम होता है
वहाँ थोड़ा ज़्यादा देर रुकना पड़ता है। लेकिन अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ पूर्ण विराम से कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर रुकना हो। मतलब यह पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का चिन्ह है। दो उपवाक्यों को जोड़ने में जो थोड़े से असंबद्ध हो एवं जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सके, ठीक है, वहाँ भी अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। दो उपवाक्यों को जोड़ने में जो थोड़े से असंबद्ध हो एवं जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, ठीक है, यहाँ और लगाना था लेकिन यहाँ और का प्रयोग नहीं हो सकता था, इसलिए यहाँ पर देखिए अर्धविराम लगा। किंतु श्रीनगर में और भी किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। तो ऐसे वाक्य जहाँ पर दो उपवाक्यों को जोड़ना, पहला वाक्य क्या था? फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया, और दूसरा है किंतु श्रीनगर में और भी किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। तो ये दो उपवाक्य हो गए जो थोड़े से असंबद्ध है एक दूसरे से, ठीक है, और इन्हें हम और से नहीं जोड़ सकते थे, इसलिए यहाँ पर हमने अर्धविराम का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है अब हमारा अल्प विराम। अभी मैंने अर्ध विराम को पढ़ाते वक्त अल्प विराम की चर्चा की ना, कि अर्ध विराम में पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा अधिक देर रुकना पड़ता है। मतलब कि अर्ध विराम जो था वह पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का था। तो अब हम लोग यहाँ अल्प विराम की चर्चा करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग हम लोग करेंगे जहाँ अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना हो, ठीक है। अर्ध विराम में अल्प विराम से थोड़ा अधिक देर रुकना होता है ना, तो यहाँ पे सेंस यह निकला कि जहाँ अर्ध विराम की तुलना में कम देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जहाँ एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग हो लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। जैसे रघु अपनी संपत्ति, देखिए यहाँ अल्प विराम लगा, भूमि प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा। तो क्या बोला गया? जहाँ एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग हो लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता हो। देखिए अंतिम शब्द था ना, मान मर्यादा सब खो बैठा के पहले और का प्रयोग हुआ है। तो रघु अपनी संपत्ति के बाद यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। तीसरा है हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा जैसे शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में। जैसे हाँ लिख सकता हूँ, हाँ के बाद देखिए अल्प विराम लगा, फिर लिखा गया है कि लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हाँ बोलने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर रुकना है। अगर आपसे कोई व्यक्ति बोलता है कि क्या तुम इस कार्य को कर सकते हो, तो आप ऐसे ही बोलते हैं ना कि हाँ मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। हाँ के बाद आप थोड़ी देर रुकते हैं, तो यहाँ पर अल्प विराम की स्थिति आती है। तो यहाँ पर आप अल्प विराम लगाएंगे। और नहीं का प्रयोग कैसे आप करेंगे? जैसे कि आपसे कोई व्यक्ति बोल रहा है कि क्या आप इस काम को कर सकते हैं, तो आप बोलते हैं नहीं, यह काम नहीं, मैं इस काम को नहीं कर सकता, ठीक है। तो नहीं बोलने के बाद आप थोड़ी देर रुकेंगे ना, कि नहीं यह काम नहीं हो सकता, या नहीं मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो थोड़ी देर आप नहीं बोलने के बाद रुकेंगे, तो वहाँ अल्प विराम की स्थिति आएगी, तो वहाँ अल्प विराम लगेगा। अब अतः का देख लेते हैं हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे। अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अतः के बाद अल्प विराम की स्थिति आई। वस्तुतः ये वह पागल है, वस्तुतः वह पागल है। बस हो गया, रहने भी दो। देखिए बस का प्रयोग मैंने किया, बस हो गया, रहने भी दो। तो बस के बाद अल्प विराम लगेगा और हो गया के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होगा, क्योंकि वहाँ मैंने कुछ ठहराव लाया है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, ठीक है। अच्छा के बाद मैं थोड़ी देर रुकी, तो वहाँ भी अल्प विराम की स्थिति आई, ठहराव आया वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ अल्प विराम लगेगा। मैं चलती हूँ, चलती हूँ के बाद मेरा वाक्य खत्म हो गया, तो मैं वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करूँगी। तो ये रहा हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा जैसे शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग। नेक्स्ट है वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए। वाक्यांश या उपवाक्य को कैसे अलग करेंगे हम लोग? उदाहरण के द्वारा क्लियर करते हैं। विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से मैं समझता हूँ परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। यहाँ पर मेरा वाक्य खत्म हुआ, तो यहाँ मैंने पूर्ण विराम लगाया है। और वाक्यांश या वाक्यांश को अलग करने के लिए देखिए मैंने यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया है। पहला वाक्य क्या था? विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से मैं समझता हूँ परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। तो यहाँ पर वाक्यांश या उपवाक्यांश को अलग करने के लिए
अल्पविराम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इसका प्रयोग कहाँ पर होगा वो सीखते हैं हम लोग। संबोधन सूचक शब्द के बाद प्रयोग होता है। जैसे रवि तुम इधर आओ, मैंने रवि को संबोधित किया ना, रवि मेरे सामने खड़ा है, मैं उसे संबोधित कर रही हूँ, मुझे उसे संबोधित करके बुलाना है, तो मैं बोलूँगी रवि तुम इधर आओ, तो वहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग होगा। शब्द युग्मों में अलगाव दिखाने के लिए, जहाँ शब्द युग्म दिए होंगे वहाँ अलगाव दिखाने के लिए प्रयोग होगा। कैसे होगा? पाप और पुण्य, सच और झूठ। देखिए पाप और पुण्य के बाद अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है पत्र में संबोधन के बाद। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि संबोधन सूचक शब्द के बाद इसका प्रयोग होता है। तो जब हम लोग पत्र लिखते हैं, पत्र में संबोधित करते हैं, अगर हम लोग प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, अपने पिताजी को लिख रहे हैं या किसी को भी पत्र लिख रहे हैं, तो संबोधित करने के बाद अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे मैं पत्र अपने पिताजी को लिख रही हूँ तो पूज्य पिताजी लिखने के बाद मैं अल्पविराम का प्रयोग करूँगी। अगर मैं किसी व्यक्ति को, प्रतिष्ठित व्यक्ति को लिख रही हूँ तो मैं मान्यवर लिख के फिर वहाँ अल्पविराम का प्रयोग करूँगी, या महोदय लिखकर भी वहाँ भी करूँगी। प्रधानाचार्य को अगर लिख रही हूँ तो उनके बाद अल्पविराम का प्रयोग करूँगी। तो मैं जिसके लिए पत्र लिख रही हूँ उसे संबोधित करने के बाद मैं अल्पविराम का प्रयोग करूँगी। तो पत्र में संबोधन के बाद भी अल्पविराम का प्रयोग होता है। यहाँ से ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद। जैसे महात्मा बुद्ध ने मायावी जगत के दुख को देखकर ताप प्रारंभ किया। महात्मा बुद्ध ने मायावी जगत के दुख को देखकर ताप प्रारंभ किया। ठीक है, यहाँ ताप नहीं बल्कि तप होगा। सॉरी, यहाँ मैंने ताप लिख दिया, यहाँ तप होगा। महात्मा बुद्ध ने मायावी जगत के दुख को देखकर तप प्रारंभ किया। तो क्रिया विशेषण वाक्यांशों के बाद होता है इसका प्रयोग। नेक्स्ट है किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि समुच्चय बोधक शब्दों से पूर्व इसका प्रयोग होगा। अभी मैंने ऊपर आपको हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा जैसे वाक्य के बाद अल्पविराम का प्रयोग बताया था। अब मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि समुच्चय बोधक शब्दों से पूर्व भी इसका प्रयोग होता है। कैसे होता है? जैसे मैंने परिश्रम किया परंतु फल कुछ नहीं मिला। ठीक है, मैंने परिश्रम किया परंतु फल कुछ नहीं मिला। यहाँ देखिए परंतु के पहले लगा है, और मैंने आपको जब अतः, नहीं, वस्तुतः ये सब वाक्य बताए थे उनके बाद में अल्पविराम का प्रयोग हो रहा था। लेकिन यहाँ किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए के पहले अल्पविराम का प्रयोग होगा। तो ये अल्पविराम के प्रयोग के कुछ नियम हैं जो आपको याद करने हैं या समझने हैं। समझ लेंगे तो वो आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद तथा सत संवत के पहले। ठीक है, तारीख के साथ महीने का नाम जब लिखेंगे, सन लिखेंगे या संवत जब हम लोग लिखेंगे तो उसके पहले अल्पविराम का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ, तो यहाँ 2 अक्टूबर के बाद अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है उद्धरण से पूर्व की के बदले में अल्पविराम का प्रयोग। जैसे नेताजी ने कहा, यहाँ की लगना था तो की के बदले यहाँ अल्पविराम लगाकर प्रयोग किया गया है। कैसे? नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, दिल्ली चलो को यहाँ पर उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा गया है ना। उद्धरण चिन्ह, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसे हम लोग उद्धरण चिन्ह कहते हैं। तो दिल्ली चलो को उद्धरण चिन्ह के अंदर रखा गया। क्यों? क्योंकि यह नेताजी के द्वारा बोला गया वाक्य है। नेताजी ने कहा दिल्ली चलो, तो यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है अंकों को लिखते समय। ये तो आप सभी लोग इससे परिचित होंगे कि जब अंक लिखते हैं, अगर हम लोग 5, 6 यहाँ पर लिखा है उसके बीच में अल्पविराम नहीं लगाएंगे तो इसे 56 भी पढ़ा जा सकता है, या 67 पढ़ा जा सकता है, या 78 पढ़ा जा सकता है। तो इसे अलग अलग दिखाने के लिए अल्पविराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर। जैसे भागो भागो आग लग गई है, तो भागो भागो एक ही शब्द है, या वाक्यांश यहाँ पर एक जैसा होता तो उसको अलग करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग करते। नेक्स्ट है जहाँ यह, वह, अब, तब, तो या आदि शब्द लुप्त हो
वहाँ अल्पविराम का प्रयोग होता है। कैसे होता है आइए सीखते हैं। वह कब लौटेगा कह नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पर क्या लगता, वह कब लौटेगा यह कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर यह लुप्त है, इसलिए यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। इससे आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा दिखता है और इसका प्रयोग हमें कहाँ करना है। इसका प्रयोग हमें प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में करना होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे क्या कहा, वह निष्ठावान है। मतलब मुझसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि वह निष्ठावान है, लेकिन मुझे इस बात पर डाउट है कि वह निष्ठावान है, तो संदेह में प्रकट करने के लिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर सकती हूँ। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह से भी आप लोग परिचित होंगे। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, अब हम लोग विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा अर्थात अपनी मनोदशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। और ये जो वाक्य होते हैं इनका मतलब ये जो शब्द होते हैं इनका वाक्य से कोई अर्थ मतलब नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ। वाह आप यहाँ कैसे पधारे। ठीक है, वाक्य क्या है, आप यहाँ कैसे पधारे, लेकिन मुझे अपनी मनोदशा मतलब आश्चर्य को मुझे यहाँ प्रकट करना है, तो मैं यहाँ पर वाह शब्द को प्रयोग करके विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रही हूँ। और इस शब्द का वाक्य से कोई अर्थ नहीं निकलता, मतलब कोई भी संबंध नहीं है, यह केवल मेरी मनोदशा को व्यक्त करने के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है। हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। क्या हुआ, बेचारा व्यर्थ में मारा गया। मुझे इस वाक्य को सुनकर शोक हुआ। हाँ, अब मैं शोक में हूँ तो मैं अपनी मनोदशा को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे क्या बोलूँगी, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। नेक्स्ट है संबोधन सूचक शब्द के बाद, पहले भी मैंने आपको इसका प्रयोग बताया। जैसे मित्रों, अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ, मोदी जी जब भी भाषण देते हैं तो सबको संबोधित करते हैं ना मित्रों बोलकर, और ये उनका ये शब्द है वाक्य बहुत ही प्रचलित भी हो गया है। तो मित्रों अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ, तो मित्रों के बाद संबोधित करते हैं वो, इसलिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्यों होगा, संबोधन सूचक शब्द के बाद इसका प्रयोग होता है इसलिए। नेक्स्ट है अतिशयता को प्रकट करने के लिए कभी कभी 2-3 विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे वह मारा गया, शोक, महाशोक। ठीक है, कोई व्यक्ति है वह मारा गया, तो अतिशयता को प्रकट करने के लिए यहाँ 2-3 विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। जैसे शोक के बाद देखिए 2 और महाशोक के बाद 3 का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट विराम चिन्ह है आपका उद्धरण चिन्ह। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो भी चिन्ह है उनके साइन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि इस चिन्ह को क्या बोलते हैं। तो जब आपको पता होगा तभी तो आप बताएंगे। और जैसे जीआईसी का पेपर है तो रिटन में आपसे पूछ सकता है कि इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जब आपके इसके प्रयोग पता होंगे तभी तो आप लिखेंगे कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह का साइन क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। तो उद्धरण चिन्ह का साइन ये है। किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी और के द्वारा कहे गए वाक्य या शब्दों को जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने बताएंगे तो ज्यों का त्यों रखने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे तुलसीदास ने कहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अभी मैंने आपको विराम चिन्ह जब मैं पढ़ा रही थी उसमें पूर्ण विराम जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बताया था कि दोहा या चौपाई के पहले लाइन में एक पूर्ण विराम और दूसरे लाइन में 2 पूर्ण विराम लगाने की प्रथा है। तो देखिए यहाँ पर रघुकुल रीत सदा चली आई के बाद 1 पूर्ण विराम है और प्राण जाए पर वचन न जाए के बाद 2 पूर्ण विराम है। और ये कहा किसने है, तुलसीदास जी ने कहा है। तो उनके द्वारा कहे गए इस वाक्य को ज्यों का त्यों रखने के लिए मैं उद्धरण चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर करूँगी। ये वाक्य तुलसीदास जी के द्वारा कहे गए हैं। अब मैं इसे किसी के सामने कह रही हूँ या लिख रही हूँ तो लिखते वक्त मुझे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। वाक्यों में किसी शब्द पर जोर देने के लिए तथा उद्धरण के भीतर उद्धरण देने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे
तुलसीदास कृति रामचरितमानस एक अनुपम कृति है। तो मैं इस पर जोर देने के लिए तथा उद्धरण के भीतर उद्धरण देने के लिए इकहरे उद्धरण का चिन्ह मैंने यहाँ पर किया है। क्यों किया है? क्योंकि मैं देखिए बताना चाह रही हूँ कि रामचरितमानस जो है एक अनुपम कृति है। ठीक है, मैं इस रामचरितमानस वाले शब्द पर जोर देना चाह रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है। उद्धरण के भीतर उद्धरण देने के इकहरे उद्धरण चिन्ह के प्रयोग इस लाइन को और स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक और उदाहरण दे देती हूँ, जिससे ये लाइन आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी कि उद्धरण के भीतर उद्धरण देने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग मतलब इसका क्या सेंस निकल रहा है। देखिए, जैसे कोई पुस्तक है, उसकी प्रिंटिंग हुई, उसकी प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ी आ गई। अब लेखक के ऊपर लोग ब्लेम लगाएंगे कि उन्होंने तो बुक में यही गलती कर दी। अब लेखक को अपनी सफाई देनी है कि नहीं भाई, ये मुझसे गलती नहीं हुई, ये तो छपाई करने वालों से गलती हो गई है। तो लेखक क्या कहेगा? लेखक के द्वारा जो वाक्य कहा जाएगा उसे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब कि दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखेंगे। क्या कह रहा है लेखक? मैं जानता हूँ कि पुस्तक की छपाई संतोषप्रद नहीं है, पर कल ही प्रकाशक महोदय कह रहे थे ऐसा प्रेस के लोगों ने जानबूझकर किया है। तो इस पूरे वाक्य को मैं दोहरे उद्धरण चिन्ह के मतलब उद्धरण चिन्ह के भीतर रखूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर एक वाक्य पर जोर देना है कि ऐसा प्रेस के लोगों ने जानबूझकर किया है। ठीक है, किसने जानबूझकर किया है? प्रेस के लोगों ने। तो इसके लिए मैं इस वाक्य पर इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करूंगी। ठीक है, मतलब कि मुझे कोई वाक्य कहना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है, तो उद्धरण चिन्ह के अंतर हुई, लेकिन उस इम्पॉर्टेंट बात के अंदर भी एक बात है जिस पे मुझे जोर देना है, मतलब कि ताकि लोगों का उस वाक्य पर ध्यान जाए। ठीक है, कि मतलब इसमें बोल रहा है ना लेखक कि गलती मेरी नहीं है, ऐसा कुछ लोगों ने जानबूझकर किया है। तो ऐसा कुछ लोगों ने जानबूझकर किया, तो इसे इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर मैंने रख दिया ताकि पढ़ते वक्त इस वाक्य को लोगों का ध्यान जाए कि गलती लेखक की नहीं थी, ये गलती जानबूझकर कुछ लोगों ने की है। नेक्स्ट विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह से आप सभी परिचित होंगे। हम लोग समास के अंदर द्वंद्व समास पढ़ते हैं। तो द्वंद्व समास में जब दोनों ही पद समान अधिकार रखते हैं, मतलब दोनों ही पद समान महत्व के होते हैं और उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे दाल भात, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, दिन रात, ऐसे वाक्यों को योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ा जाता है। और जहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है वहाँ हम लोग आसानी से समझ लेते हैं कि यह द्वंद्व समास है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, हम लोग कैसे करते हैं, देखिए, जैसे जय पराजय, मैंने भी आपको बताया ना, जय पराजय ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आ पाएगा। लाभ हानि ये भी आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत आ रहा है। दो दो, चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान, कपड़ा लत्ता, धन दौलत, रुपया पैसा, अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, तो इन सभी शब्दों में देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और इससे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से योजक चिन्ह से परिचित भी होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे है कि चांद सा चेहरा, फूल सी मुस्कान, तो यहाँ पर तुलना की जा रही है ना कि उसका चेहरा जो है चांद सा है, उसकी मुस्कान जो है फूल सी है। तो जहाँ पर तुलनावाचक सा सी से लगा होता है तो उसके पहले योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जैसे लास्ट में आप देख रहे हैं अनाप शनाप, उल्टा पुल्टा, तो सार्थक निरर्थक शब्द युग्मों के बीच भी आप योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, या एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच, ठीक है, एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता देखिए एक अर्थ वाले सहचर शब्द हैं। धन दौलत, मान मर्यादा और रुपया पैसा, ये क्या है, एक अर्थ वाले सहचर शब्द हैं ना, तो वहाँ पर भी आप योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और अभी मैंने आपको सामासिक पद बताया था कि द्वंद्व समास जहाँ होता है, जैसे जय पराजय आपका लाभ हानि, दो दो, राष्ट्र भक्त, ये सब क्या हुआ, सामासिक पद हुए। तो ऐसी जगह पे भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग अब हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, आइए वो जान लेते हैं हम लोग। निर्देशक चिन्ह जो होता है आपको, वो तो योजक चिन्ह जैसा इसका साइन लग रहा होगा,
हाँ, देखिए आप लोग के मन में प्रश्न उठना चाहिए ना कि अभी आपने योजक चिन्ह पढ़ा है, फिर आप निर्देशक चिन्ह पढ़ा रहे हैं, दोनों के साइन तो एक जैसे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि निर्देशक चिन्ह जो होता है वह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। जब भी आप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो उसको आप थोड़ा योजक चिन्ह से बड़ा बनाएंगे। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है, जैसे संवादों को लिखने के लिए। रमेश, तुम कहाँ रहते हो? ठीक है। मोहन, मैं नेहरू नगर में रहता हूँ। संवाद, जैसे कि कोई नाटक हो रहा है, उसमें संवाद लोग करते हैं या कुछ वाक्य बोलते हैं, उसे संवाद कहते हैं। जैसे बोला गया कि रमेश, तुम कहाँ रहते हो? तो मोहन ने बोला कि मैं नेहरू नगर में रहता हूँ। रमेश ने पूछा ना मोहन से कि तुम कहाँ रहते हो? फिर मोहन ने उत्तर दिया कि मैं नेहरू नगर में रहता हूँ। तो ऐसे वाक्यों को लिखते समय आप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट इसका प्रयोग है कहना, लिखना, बोलना, बताना। शब्दों के बाद इसका प्रयोग होगा। जैसे गांधी जी ने कहा, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है, कहना, हिंसा मत करो। या नेक्स्ट आप बोल सकते कि महेश ने लिखा, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ऐसे शब्दों के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है सूची के पहले, जैसे सफल होने वाले छात्रों के नाम, राजीव, रमेश, मोहन, श्याम, मुकेश। तो सूची के पहले प्रयोग में आया है। जैसे सफल होने वाले छात्रों के नाम की एक सूची विद्यालय में चिपकाई गई है, तो इनके नाम से पहले मैं प्रयोग करूंगी निर्देशक चिन्ह का। नेक्स्ट है जहाँ किसी भी विचार को विभक्त कर बीच में उदाहरण दिए जाते हैं, वहाँ दोनों ओर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम बाजार से कुछ सामान, दाल, सब्जी खरीदने गया। ठीक है। यहाँ देखिए किसी के भी विचार को विभक्त किया जा रहा है, ठीक है, और बीच में उदाहरण दिए जा रहे हैं। श्याम बाजार से कुछ सामान लेने गया, क्या लेने गया? दाल सब्जी खरीदने गया है। तो ऐसी जगह पे आप निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट विराम चिन्ह है आप लोगों का कोष्टक। कोष्टक से आप सभी परिचित होंगे। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं ये हम लोग जान लेते हैं। कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। जैसे आप लोग परिचित होंगे, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड अगर हम लोग वाक्य में लिखते हैं तो उसके अर्थ को समझाने के लिए कोष्टक में उसका दूसरा नाम या कॉमन बोलचाल की भाषा में जो वाक्य यूज़ करते हैं, जो शब्द यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग तो कोष्टक में लिख देते हैं ताकि पढ़ने वाला समझ सके आसानी से कि इस वाक्य का अर्थ क्या है या इस वाक्य में मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। जैसे कठिन शब्दों को स्पष्ट करने में, अब मैंने सामर्थ्य लिखा, सामर्थ्य का अर्थ मैं जान रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि दूसरा व्यक्ति ना जान रहा हो, तो उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में शक्ति लिख दिया कि सामर्थ्य का दूसरा अर्थ शक्ति भी होता है। नाटक में अभिनय निर्देशों को, ठीक है, हम लोग जब कोई पुस्तक में कहानी या नाटक पढ़ते हैं, अगर हम लोग टीवी में सीरियल देख रहे हैं तो वो हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। वहाँ ऐसा कुछ प्रयोग होता नहीं कि हम लोग को समझाने के लिए वहाँ कुछ बताया जाए, क्योंकि वो चीज़ें हम लोग सामने देख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं कोई किताब नाटक कहानी की, तो आपने जब भी बुक पढ़ा होगा तो उसमें ध्यान दिया होगा, आजकल आपका पॉकेट एफएम भी चल रहा है, वहाँ पे भी आप लोग सुनते हैं स्टोरी, तो वहाँ पर बताया जाता है ना कि जो प्लेयर है उसकी मनोदशा क्या है, वह किस स्थिति में है, तो बताया जाता है ऐसे वाक्यों को। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया है, मेघनाथ कुछ आगे बढ़कर, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। अब मेघनाथ क्या किए, कुछ आगे बढ़े, फिर उन्होंने बोला कि लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। तो नाटक में अभिनय निर्देशों को व्यक्त करने के लिए भी कोष्टक का प्रयोग हो जाता है। फिर नेक्स्ट है विषय विभाग सूचक अंकों अथवा अक्षरों को प्रकट करने के लिए, जैसे संज्ञा के भेद। अब संज्ञा के भेद मैं लिख रही हूँ, मुझे 1 2 3 4 5 लिखना है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम लोग ना, एक लिख के ब्रैकेट में लिखा, या ABCD स्मॉल लेटर प्रयोग करते हैं, या हम लोग ग्रीक वर्डों का भी प्रयोग करते हैं, जो भी क ख ग घ प्रयोग करते हैं तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिख के हम लोग करते हैं ना। सॉरी मैंने ग्रीक बोला, रोमन गिनती हम लोग प्रयोग करते हैं, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, गलती हो गई।
तो संज्ञा के भेद एक दो मैंने देखिए ब्रैकेट में लिखा कि पहला क्या है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक। तो ऐसे जगहों पर भी कोष्टक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम लोग का विराम चिन्ह है हंस पद अथवा त्रुटि बोधक। हंस पद आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो देखिए मैंने यहाँ त्रुटि बोधक भी लिख दिया है। किसे त्रुटि बोधक भी बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोग तो लगभग सभी लोग करते होंगे, लेकिन इसका नाम बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इसे त्रुटि बोधक या हंस पद कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, अब मुझे ये वाक्य लिखना था अपनी नोटबुक में और मैंने लिख दिया कि स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। अब मेरे टीचर इसको चेक कर रहे हैं और उन्होंने चेक करते वक्त इसमें गलती पाई कि मैंने तो वाक्य गलत लिख दिया है। क्या लिखा मैंने? स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। तो टीचर ने बोला कि बेटा ये वाक्य गलत है, यहाँ पर आपको लिखना था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अब तो मैं ये वाक्य कॉपी पे लिख चुकी हूँ, तो मैं अपनी त्रुटि को कैसे सुधारूँ? तो मैं वहाँ पर त्रुटि बोधक साइन का प्रयोग करूँगी और जन्म सिद्ध को ऊपर लिख दूँगी। ऐसा आप सभी ने किया होगा और करते आ रहे होंगे। ठीक है, जो वाक्य छूट जाते हैं उन्हें हम लोग ऐसे एरो लगाकर ऊपर लिख देते हैं ना, तो उसी एरो को हम लोग त्रुटि बोधक या हंस पद कहते हैं। नेक्स्ट है रेखांकन चिन्ह। वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य रेखांकित कर दिए जाते हैं। जब हम लोग कोई वाक्य लिखते हैं उसमें जो भी महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य आता है तो उसके नीचे हम लोग अंडरलाइन करते हैं ना, उसे हाईलाइट करने के लिए। जब भी कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे हम लोग किसी का डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं या हम लोग साइंस की नोटबुक में कुछ लिख रहे हैं कि इसकी खोज हरगोविंद खुराना ने की या ग्रेगर जॉन मेंडल ने की, तो उसके नीचे हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं एग्ज़ाम में। क्यों? ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसका ध्यान वहाँ पर जाए कि अच्छा बच्चे ने यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण चीज़ लिखी है इसलिए उसने अंडरलाइन यहाँ पे किया है। तो उसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रेखांकन चिन्ह। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद के द्वारा, और उनके द्वारा लिखा यह सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो गोदान के नीचे देखिए यहाँ पर रेखांकन चिन्ह लगाया गया है। अंडरलाइन से तो आप सभी परिचित होंगे, लेकिन जान लीजिए कि हिंदी में से रेखांकन चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट आपका विराम चिन्ह है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या है? इससे भी आप सभी परिचित हैं, लेकिन हिंदी में इसका नाम आप लोग नहीं जानते होंगे, तो आज आप लोग जान लीजिए कि लाघव चिन्ह क्या है। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में मैंने एक लड्डू या ज़ीरो आप लोग बोल देते हैं। हम लोग जब भी एग्ज़ाम में कुछ लिखते हैं या क्लास में हम लोग को टीचर कुछ बोल कर लिखवाते हैं, तो किसी को शॉर्टकट में लिखने के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ये लिख के आगे लड्डू बना दो ना, तो आगे तो समझ ही जाओगे कि इसका मतलब क्या है। जैसे कृपया पृष्ठ उलटिए। अब हमें कृपया पृष्ठ उलटिए लिखना है और हमें अपना टाइम भी बचाना है, तो हम क्या लिखेंगे? क्री के बाद लाघव चिन्ह, प के बाद लाघव चिन्ह और ऊ के बाद लाघव चिन्ह। अब मैंने ऐसे लिख दिया, तो एग्जामिनर को जब देखना है कि अच्छा बच्चे ने यहाँ लिखा है कि कृपया पृष्ठ उलटिए, तो क्री प ओ भी वह पढ़ के समझ जाएगा कि इसका मतलब है कृपया पृष्ठ उलटिए। और इसका वाक्य का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? एग्ज़ाम में हम लोग लिख रहे हैं, गलती से हमसे बीच में पेज छूट गया। अब हमसे तो पेज छूट गया, अब हम उस छूटे हुए पेज का क्या प्रयोग करें? या तो आजकल बच्चे क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं, या नहीं खींचना है तो कृपया पृष्ठ उलटिए लिख देते हैं। पीटीओ भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पीटीओ भी लिख देते हैं, लेकिन पीटीओ लिखने के बाद भी देखिए पी के बाद लाघव चिन्ह लगता है ना, P0 T के बाद जीरो लगा के, और उसका मतलब क्या होता है? प्लीज़ टर्न ओवर। ठीक है, तो लाघव चिन्ह से आप सभी लोग परिचित हैं, इसका प्रयोग भी आप सभी लोग करते हैं, लेकिन हिंदी में नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आज आप लोग जान लीजिए कि लाघव चिन्ह क्या है। लोप चिन्ह, यह आखिरी विराम चिन्ह है। लोप चिन्ह का मतलब क्या होता है? जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब हम लोग वाक्य या अनुच्छेद लिख रहे हैं उसमें हम कुछ अंश छोड़कर लिखते हैं तो वहाँ लोप चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। मैंने यहाँ ब्रैकेट में देखिए डैश 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 लिखा है। हम लोग एग्ज़ाम में हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश का कोई भी पैसेज आता है आजकल सॉल्व करते हैं, तो उसमें देखिए जो पैसेज दिया होता है आजकल, जैसे जीआईसी का पेपर आप लोग को देना है, तो वहाँ पे जो गद्यांश दिया रहेगा उसमें एक गद्यांश की लाइन के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको
मतलब इस रेखांकित लाइन की आप व्याख्या करिए। या आपसे लिख सकता है कि पहला उस लाइन का पहला वाक्य दे देगा और आखिरी वाक्य दे देगा और बीच में लोप चिन्ह का मतलब डैश डैश लगा देते हैं, ताकि आप समझ जाइए कि आपको यहाँ से यहाँ तक के वाक्यों का व्याख्या करना है। जैसे देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया है, गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है डैश डैश, हम करेंगे या मरेंगे। ठीक है, डैश डैश लगाने का मतलब गांधी जी ने अभी बहुत कुछ कहा है, बहुत बड़ा पैसेज है, लेकिन इसे हमने शॉर्ट में कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक का पैसेज हमें पढ़ना है, उसकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, हिंदी में हाई स्कूल इंटर बच्चे से अच्छे से परिचित होंगे। व्याख्या करने के लिए एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे लिख देते हैं ना, तो ये वही डैश डैश को हम लोग हिंदी में लोप चिन्ह कहते हैं। तो ये रहा विराम चिन्ह। हमने कितने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा? हमने 13 विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा है। और वे कौन कौन से हैं आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से विराम चिन्ह का अध्ययन हम लोगों ने किया है। पहला हम लोगों का है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि 13 विराम चिन्हों के बारे में हमने पढ़ा है। पहला है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम से आप सभी लोग परिचित होंगे। अपनी वाणी को जब हम लोग अंतिम स्वरूप देते हैं, मतलब कोई बात हम लोग बोलते हैं, हमारी बात जहाँ खत्म होती है वहाँ पूर्ण विराम लगा देते हैं हम लोग। नेक्स्ट है अर्धविराम। ठीक है, थोड़ा रुकते हैं पूर्ण विराम से, इसलिए ये अर्धविराम है। तीसरा है अल्प विराम। ठीक है, अर्धविराम से भी कम देर रुकते हैं यहाँ पर, इसलिए ये अल्प विराम हो गया। फिर नेक्स्ट आपका है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह से तो आप सभी अच्छे से परिचित होंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है। फिर है विस्मयादिबोधक चिन्ह, इससे भी आप सभी परिचित होंगे, हिंदी में बहुत बार आप पढ़ते आ रहे होंगे। फिर है उद्धरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उसे हम लोग बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। किसी के द्वारा कही गई बात को जो का त्यों जहाँ हमें लिखना रहेगा वहाँ हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। समास में द्वंद्व समास आपने पढ़ा होगा अच्छे से, और वहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करना भी आप लोग अच्छे से जानते होंगे। तो ये वही योजक चिन्ह है जिसका द्वंद्व समास में प्रयोग होता है, या द्वंद्व समास को जिसके सहारे आप लोग आसानी से पहचानते हैं। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह, मतलब जहाँ हमें निर्देश देना होगा। आप एक बार देख सकते हैं कि योजक चिन्ह का साइन थोड़ा छोटा है और निर्देशक चिन्ह का साइन योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा है। नेक्स्ट है कोष्टक। कोष्टक से भी आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। फिर है हंस पद या त्रुटिबोधक। आप लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, तो आज मैंने आपको समझा दिया कि त्रुटिबोधक का प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं। फिर है रेखांकित चिन्ह, जिसको इंग्लिश में आप लोग अंडरलाइन बोलते हैं। फिर है लाघव चिन्ह। ठीक है, लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं वो मैंने आपको आज बताया कि संक्षिप्त रूप में किसी चीज़ को लिखना जहाँ रहेगा वहाँ लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है लोप चिन्ह, मतलब डैश 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 का प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं। तो ये रहे 13 महत्वपूर्ण विराम चिन्ह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।